नमस्कार। जन विकास महासभा के इस शिक्षा क्लास में आपका स्वागत है। आज जूलॉजी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। असल में हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों में गड़बड़ ये हुआ है कि विज्ञान भी इतिहास भूगोल की तरह से पढ़ाया जाता है। इसे आप यूँ समझें कि जैसे हमें बच्चे को बताना है जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, नदी, तालाब, तो हम ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे क्लासरूम के अंदर बताते हैं। वो क्या समझेगा? सीधी सी बात है कि यदि बच्चे को पहाड़ समझाना है तो पहाड़ दिखाइए उसे कैसा होता है, नदी कैसी होती है, समुद्र कैसा होता है, जंगल कैसा होता है। तो जब तक हम शिक्षा को इस तरीके से वास्तविक चीज़ों के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक खेल का मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको रोज़ कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आपने सुना होगा वो एडवर्ड जेनर के बारे में। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार किया था और जिसके लिए उनको बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आप सोचते होंगे कि बहुत बड़ा कोई संस्थान रहा होगा, कोई स्कूल कॉलेज रहा होगा जहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया होगा और उसके बाद ये बात मालूम की होगी। लेकिन आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि एडवर्ड जेनर सुबह सुबह अपने घर से कुछ दूर पर डेयरी वाले से दूध लेने जाते थे और जब दूध लेने जाते थे रोज़ तो वहाँ देखते थे कि उन डेयरी वाले की गायों को कभी कभी जो है चेचक हो जाती थी। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी देखा कि एक गाय को यदि कभी चेचक हो जाती थी तो दोबारा कभी नहीं होती थी। और दूसरा, कभी कभी उन गायों से ही वहाँ पे जो काम करने वाले नौकर थे उन्हें भी चेचक का हल्का फुल्का संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता था। और जब वहाँ भी उन्होंने देखा कि किसी नौकर को यदि एक बार चेचक का इन्फेक्शन हो जाता था तो फिर जीवन में दोबारा नहीं होता था। इसी बात ने उनके दिमाग में एक बात क्लिक की और उन्होंने बड़ा मज़ेदार प्रयोग किया। जानते हैं आप उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया, जो गाय का चेचक का दाना था ना, उसमें से उसका थोड़ा सा पानी निकाला, इंजेक्शन की सीरिंज में निकाला और उनकी दो बेटियां थीं, उन दोनों को उसका इंजेक्शन लगा दिया। आप सुन करके ताजुब होंगे, एक लड़की तो मर गई लेकिन दूसरी लड़की जिंदा रह गई और उसे सारी जिंदगी कभी चेचक का संक्रमण नहीं हुआ। और इसी बात से बिना किसी प्रयोगशाला के, बिना किसी सुविधा के एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का, टीके का आविष्कार किया जिसने सारी दुनिया के चिकित्सा के सिस्टम को बदल दिया। ऐसे ही कल मैं आपको बताऊंगा, जापान में चौराहों पे एक मूर्ति लगाई जाती है। एक वैज्ञानिक थे कोकिची मिकीमोतो। उन्होंने सीपी, एक एनिमल होता है समुद्र के पानी में पाया जाता है और उसमें कोई बालू का कण पड़ जाता है तो वो 3 साल में मोती बन जाता है। उन्होंने इस बात की खोज की थी और इस बात के लिए जापान में देवताओं और भगवानों की तरह से कोकिची मिकीमोतो की मूर्तियाँ चौराहों पे लगाई हैं। इसके बारे में आपको कल बताएंगे। तो फिलहाल आपको ये बताऊं, असल में विज्ञान में उपकरणों पर बेस्ड है। तो पहले जूलॉजी में क्या होता था कि जूलॉजी में हम जिन एनिमल्स को देखते, एनिमल्स की स्टडी हम करते थे। खरगोश है, हाथी है, घोड़ा है, व्हेल है, जिराफ है, आदमी है, इनके बारे में हम अध्ययन करते थे और यही स्कूल में पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि असल में ये जितने प्राणी हम नंगी आँखों से देखते हैं ये तो सिर्फ जीव जगत का सिर्फ 10 से 20% हैं और बाकी 80% तो बहुत सूक्ष्म प्राणी हैं। कैसे इसका पता चला आपको मालूम है? ऐसे होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि ये स्केल है ना, तो स्केल में ये 30 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं। एक खाना क्या है? 1 मिलीमीटर, मतलब दो जो जरा सा बगल में है उसको क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। और इस 1 मिलीमीटर वाली चीज़ को, जैसे अब हम एक, ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखें तो वो थोड़ा और बड़ा दिखाई देने लगता है। एक और चीज़ है, यदि हम 2 मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करें, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उसने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसके बाद दूसरे से थोड़ा और बड़ा कर दिया। यही प्रयोग सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया और उन्होंने पता लगाया कि असल में हम लोगों की हर ऑप्टिकल सिस्टम की एक सीमा होती है जिसे रिजोल्यूशन लिमिट कहते हैं। जैसे हम लोगों की आँख की सीमा जो है
1/10 मिलीमीटर है, यानी कि 1/10 मिलीमीटर से छोटी कोई चीज़ होगी तो वो हमें दिखाई नहीं देगी नंगी आँखों से। और या तो इसी को हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1/10 मिलीमीटर से कम है तो वो हमको एक ही बिंदु दिखाई देगा। तो असल में क्या हुआ कि नंगी आंखों से तो हम 1/10 मिलीमीटर से बड़ी चीज़ें ही देख पाते थे, 1/10 मिलीमीटर से छोटी चीज़ें नहीं देख पाते थे। लेकिन जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास से ये हुआ कि थोड़ा बड़ा करके दिखना शुरू हुआ तो 1/10 मिलीमीटर से छोटी चीज़ भी देखना संभव हुआ। तो इसी बात से फिर जो है आगे अध्ययन की शुरुआत हुई। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उन्होंने ये जो अब तो मिलता ही नहीं है, पहले बोतल का ढक्कन कार्क इस्तेमाल होता था जो एक पौधे की खाल से बनता था। तो जैसे कार्क है, और कार्क को उन्होंने क्या किया कि जैसे सलाद काटते हैं अपना, तो उसका पतला सा सेक्शन काटा और उसे जब काटने के बाद एक इस तरीके के सूक्ष्मजीवी से देखा तो उन्हें शहद की मक्खी के छत्ते जैसी रचनाएं दिखाई दी। ग्रीक भाषा में खाली स्थान, खाली कैविटी को काइटोस या सेला कहते हैं। तो इसी बात से उन्होंने इस तरीके के जो शहद की मक्खी जैसे छत्ते जैसी रचनाएं थीं उसको उन्होंने सेल या कोशिका का नाम दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि बाद में ये पता चला कि असल में जितने भी जीवधारी हैं, कोई जानवर है, कोई पौधा है, सबके शरीर में जैसे एक मकान बनाने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत सारी ईंट को जोड़ करके मकान बनता है, तो उसी तरीके से हर प्राणी और हर पौधे का शरीर भी ईंट की तरह छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है जिन्हें कोशिका या सेल कहते हैं। अब कोशिका या सेल की साइज के बारे में आपको बताऊं, असल में 1 मिलीमीटर का 1/1000वां हिस्सा जो होता है उसे 1 माइक्रोन कहते हैं, और फिर 1 माइक्रोन का भी जो 1000वां हिस्सा होता है उसे 1 नैनोमीटर कहते हैं, फिर उसका भी 10वां हिस्सा जो होता है उसे 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो वास्तव में कोशिका का साइज जो है वो 1 से लेकर के 10 माइक्रोन के करीब होता है। तो इसीलिए हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप एक उपकरण है जिसमें कि इस तरीके के 2 लेंस लगे रहते हैं और ये दोनों लेंस उसको और बड़ा करके दिखाते हैं, और बड़े अच्छे हैं जिसमें कई लेंस होते हैं, 2 की जगह 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, तो जो और बड़ा करके दिखाते हैं। तो इस तरह से अध्ययन की शुरुआत हुई। तो पहली बात तो ये कि हर ऑप्टिकल सिस्टम में एक निश्चित सीमा होती है जिससे छोटा उससे नहीं दिखाई दे सकता। जैसे ह्यूमन बीइंग की आँख 1/10 मिलीमीटर उसकी रिजोल्यूशन लिमिट है, ऐसे ही जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी सीमा भी 2300 माइक्रोन है, तो उससे छोटी चीज़ हमको नहीं दिखाई देती है। अब सीधे सीधे इस कोशिका के बारे में आ जाएं तो कोशिका जो है ये 2 तरीके की होती हैं। इसमें एक तो जो बाहरी दीवार होती है जिसे क्या कहते हैं कोश प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और फिर इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसे, तो सबसे पहले ये जो बाहर का जो 4 दीवारी है इसे क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला, और इसके अंदर जो मटेरियल होता है, अब आपको जैसे बताएं, इसके अंदर के मटेरियल को शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, वॉन मोहल ने इस्तेमाल किया था, उसे कहते थे इसके अंदर जितना भी मटेरियल है उसको उन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने पहले कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यही जीवन का आधार है। यदि प्रोटोप्लाज्म है तो जीवन है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो जीवन नहीं है। अब यहीं पर 2 बातें हुई। एक बात तो ये कि सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने पता लगाया कि कुछ कोशिकाओं के अंदर एक और ज़्यादा घना पदार्थ होता है, इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा होता है।
अब यहीं पे दो नए शब्द आए। अभी तक तो ये कहा गया था कि प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना मटेरियल है सबको प्रोटोप्लाज्म कहते थे। अब दो तरीके की कोशिकाएं मिली। एक तो ऐसे जिसमें कि ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस की भी एक दीवार होती थी, जिसे क्या कहते थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो मटेरियल होता था ये दो चीज़ों से मिलकर के बना था। एक तो धागे जैसी रचनाएं थी जिसको क्या कहते थे, डीएनए, और प्लस इसके साथ साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता था, राइट। तो दो तरह के जीव मिले। एक तो ऐसे जिनकी कोशिकाओं में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, उसके अंदर न्यूक्लियस था और उसके अंदर डीएनए और हिस्टोन दोनों चीज़ें थी। और कुछ जीवधारी ऐसे थे शुरू में जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। तो ऐसे प्राणी जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था इन्हें क्या कहते थे, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, राइट, जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। हाँ, लेकिन ये डीएनए होता था और ये डीएनए यहीं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता था। ऐसे जीवधारी का उदाहरण है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के बारे में आप जानिए कि बैक्टीरिया में कुछ जो है हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि रोज़ हमारे घर में दूध से दही जो बनाया जाता है, तो दही का जामन थोड़ा सा उसमें मिला दिया जाता है, उसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु, जो कि दूध को दही में बदल देता है। ऐसे ही गन्ने के रस से या जामुन के रस से जो सिरका बनता है तो वो भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कुछ बैक्टीरिया तो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे अंदर रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो एक बात तो ये। अब इसके बाद कुछ और आगे की बात बताऊं कि इसमें जो यूकैरियोट हैं जिनमें ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं, यूकैरियोट। तो अब आइए यूकैरियोट, जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब इसमें भी दो तरीके की जीवधारी हैं। एक तो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों की कोशिकाओं में कुछ मौलिक अंतर हैं। वैसे तो संरचना दोनों की ऐसी होती है, ईंट की तरह से कोशिकाएं होती हैं और कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अब यहीं पे एक फ़र्क हो गया। प्लांट सेल्स में इसके बाहर की तरफ एक और दीवार पाई जाती है। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ही, लेकिन इसके अलावा एक और दीवार पाई जाती है। ये तो सेल मेम्ब्रेन कॉमन है। और इसके बाहर जो एक और दीवार पाई जाती है इसको कहते हैं सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल। सेल्यूलोज की सेल वॉल। तो सेल्यूलोज की सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाएगी, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाएगी। इसीलिए ये पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। अब एक और संरचना है यहाँ पर एनिमल सेल्स में जो प्लांट सेल्स में नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं,
सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, अब सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल्स में होगा, प्लांट सेल्स में नहीं होगा। लेकिन एनिमल सेल्स में भी नॉट इन नर्व सेल। नर्व सेल में वैसे तो ये एनिमल सेल है, लेकिन इसमें ये सेंट्रोसोम नहीं होता है। आ गई बात समझ में? सेंट्रोसोम वैसे तो प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में भी नर्व सेल्स में नहीं होता है। तो अब ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कई तरीके की होती हैं। जैसे सबसे छोटी कोशिका की बात करें हम, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो है PPLO। PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये न्यूमोनिया कॉज करता है और इसका साइज बहुत छोटा होता है। ये 0.1 से लेकर के 0.10 से लेकर के 0.25 माइक्रोन तक। जबकि नॉर्मल सेल जो है इससे थोड़े बड़े होते हैं। एक बात, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लगभग तरबूज के बराबर होता है। लेकिन एक और अब इससे मिलता जुलता सवाल है, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है हमारे नर्वस सिस्टम में होती है, जो कि कभी कभी वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक भी पहुँच सकती है, तो 1 या 2 मीटर लंबी भी हो सकती है। तो 3 बातें मैंने आपको बताई। सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म विच इज 0.10 to 0.25 माइक्रोन। लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि खरबूज या तरबूज के बराबर होता है। और सबसे लंबी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल या न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले नर्व सेल कभी कभी 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। हालांकि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, बहुत महीन धागे जैसे होंगी, लेकिन इतनी लंबी हो सकती है। अब इस कोशिका के बारे में कुछ और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग नई बातें बताएं, जो कि आपकी किताबों में नहीं लिखी हुई हैं। अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि बहुत सी बातें हम लोग को, आप ही जरा बताइए, आपको आपके स्कूल या कॉलेज में एडवर्ड जेनर की पूरी कहानी आपके टीचर ने बताई थी? शायद नहीं बताई, क्योंकि वहाँ सिलेबस चलता है कि सिलेबस में जो है और जिसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं वही पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है, पढ़ाई कभी भी सिलेबस बेस्ड नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा उससे संबंधित बातें भी बताई जानी चाहिए। तो आइए कुछ आगे की बातें आपको बताएं। ऐसी बातें जिससे संबंधित आपको सवाल आ सकते हैं परीक्षा में। तो जैसे एक तो होता है ऑर्गन, ORGAN, ऑर्गन, और दूसरा होता है ऑर्गेनेल। ऑर्गन तो जैसे हमारे हाथ पैर आंख नाक कान है, अंग, जो कि जो है वो कई कोशिकाओं से मिलकर के बने हो सकते हैं। लेकिन वहीं ऑर्गेनेल क्या है? एक सेल के अंदर जो पाए जाने वाला ऑर्गन है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल। तो सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनेल कहते हैं। अब एक बड़ी मजेदार बात आपको बताएं, जैसे यहाँ पे एक प्लांट सेल था, तो प्लांट सेल में क्या था? सबसे बाहर सेल वॉल, और इसके अंदर क्या था? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे आप परिचित हैं। अब यदि सेल वॉल को हटा दिया जाए तो बाकी जितना मटेरियल है उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट, राइट? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? जैसे प्लांट सेल में
सेलुलोज की सेल वॉल को हटा दीजिए तो उसके बाद अंदर वाला जितना मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन भी और उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म भी, तो दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और दूसरा हमने एक चीज आपको बताई, प्रोटोप्लाज्म। तो इसको सेल मेम्ब्रेन को लेकर के और अंदर का जितना भी पदार्थ है उसको तो क्या कहते थे? प्रोटोप्लास्ट। और अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, राइट। अब इसमें भी दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा तो जो न्यूक्लियस के अंदर वाला हिस्सा है, उसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो एक नई परिभाषा क्या आई? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और पहले उसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते थे। लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि इसमें दो हिस्से हो गए। जो हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर है उस तरल को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच है उसको साइटोप्लाज्म कहते थे। एक बात से अब एक और नई शब्द आई। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे चीज़ें पाई जाती हैं, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे साइटोप्लाज्म, जैसे अभी एक चीज़ बताई थी आपको, सेंट्रोसोम, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, तो ये सारी चीज़ें जिनको क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनेल। और अब इन ऑर्गेनेल को भी हटा दें तो जो लिक्विड बचा उससे फिर क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो ये क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म में से जो भी ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको हटा दीजिए तो जो लिक्विड मटेरियल बचा उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब ये नया शब्द आ गया, तो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में फर्क हो गया। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी पदार्थ है पहले उसको साइटोप्लाज्म कहते थे, लेकिन अब साइटोप्लाज्म में बहुत से ऑर्गेनेल हैं, उन ऑर्गेनेल को अलग कर दीजिए तो जो लिक्विड बचा उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब बात आती है कि इसमें साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में दोनों होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। अब आप जरा सोचिए कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो पौधों में होगी, हरे पौधों में, हमारे अंदर नहीं होगी। आपको मालूम है इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सबको ऊर्जा, ताकत, या शक्ति की जरूरत मिलती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूरज नाना से। तो लेकिन सूरज नाना से जो ऊर्जा मिलती है वो हम ये नहीं हो सकता कि हम धूप में बैठ जाएं और हमारे शरीर के अंदर जो है रोटी बन जाए। वी कैनॉट सिंथेसाइज ए बन बाई सिंपली सिटिंग इन द सन, क्योंकि ये क्षमता सिर्फ हरे पौधों के अंदर होती है, और हरे पौधों में एक चीज क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट, जो हरे रंग का इनकी पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग का रंग है, इसी में यह क्षमता है कि सूरज की रोशनी को ट्रैप करके वो, जैसे आपका इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर जो है बिजली को स्टोर कर लेता है, और बाद में जब बिजली चली जाती है तो वो बिजली को वापस कर देता है। ऐसे ही ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर बंद कर लेता है, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है पौधे को तो पौधे को दे देता है। फिर पौधे से जब जानवर को इस्तेमाल करना होता है तो जानवर उस पौधे को खा करके उस एनर्जी से अपना काम चलाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, और इसके बाद आप